हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर की बुक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का एक टॉपिक एनसीएफ 2005 पढ़ने वाले हैं। और इस एनसीएफ 2005 इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनसीएफ का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहा जाता है। इसमें पाठचर्या का मतलब ही हो गया कि इसमें सारे सब्जेक्ट के पाठ को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मार्गदर्शी सिद्धांत और इन सिद्धांतों को पूरा करने के लिए 20 सुझाव दिए गए थे और एनसीएफ को बनाने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है हमारे सामने कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम मैं नहीं कह सकता दोस्तों, बिकॉज जब आपकी एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप पढ़े थे, तो एनपीई 2019 भी निकल चुका है। तो इसलिए मैंने इसको अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन भी किया है, मैंने आपको बताया भी एनपीई 2019 क्या है, 1986 क्या है। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे प्लेलिस्ट की, आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को देखो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ये वीडियो। ओके, तो एनपीई जो है दस्तावेज, ये जो एनसीएफ है वो एक दस्तावेज है, याद रखना। ये है एक सिर्फ दस्तावेज है जो कम से कम 186 पेज का है। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, पूरा एनसीएफ का दस्तावेज मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब होता क्या है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविद, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठी, विचार विमर्श की एवं बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसमें 5 अध्याय थे दोस्तों। वो अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य बोलते हैं, जैसा आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हो किसी भी बुक का उठाने के पहले, तो उस तरह का अध्याय है ये। फिर सीखना और ज्ञान, क्या फ़र्क होता है सीखना और ज्ञान में। उसके बाद दिया गया है पाठचर्या के क्षेत्र क्या होंगे, स्कूल की कैसी अवस्थाएं होंगी और आकलन कैसे होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए और व्यवस्थागत सुधार क्या होना चाहिए। ये थे 5 अध्याय जिनमें ये पूरा दस्तावेज बना है। इनका 5 सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल सीटेट में ये कनेक्ट होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीटेट में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आता है। एंड अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो इस चैनल पे, तो मेरा एक चैनल है ई एजुकेशन, जिस पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारी तैयारी कराई जाती है। चाहे आप जूनियर लेवल का कर रहे हो, चाहे प्राइमरी लेवल का कर रहे हो, चाहे साइंस ले रहे हो, चाहे आर्ट ले रहे हो, फुल कंप्लीट तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब ये 5 सिद्धांत हर साल सीटेट में जरूर से जरूर आते हैं, एक ना एक आएगा। तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मैं इसका मतलब समझाते चल रहा हूं दोस्तों। तो ज्ञान जो है वो बाहरी जीवन से इसलिए कनेक्ट कराना चाहिए बिकॉज आप समझो कि हम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हमने बल पढ़ाया, तो बल का यूज कहाँ है, ये चीज़ें समझाना बच्चे को, उसके बाहरी जीवन से समझाना। जैसे अब उसको समझाओगे, बेटा जब दरवाज़ा खोलते हो तब भी बल लगाते हो, साइकिल चलाते हो तब भी बल लगाते हो, लेकिन हर बल का अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे दरवाजा खोलने में पेशीय बल लगता है, घर्षण बल लगता है, साइकिल चलती है। तो इस तरह से जब आप समझा के उसके ज्ञान को बाहरी जीवन से कनेक्ट कराओगे, तो ये कहना था एनसीएफ का पहला उद्देश्य था, पहला सिद्धांत। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि उसको रटाना नहीं है भाई। जब ज्ञान को आप बाहरी जीवन से कनेक्ट कराओगे तो उसके रटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरा है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पाठचर्या मतलब मान लो मैंने बल पढ़ाना है तो मैं बल की पूरी परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन
इसको समझाए नहीं कि ये कैसे हमारे बाहरी जीवन से कनेक्ट कर रही है, तो ऐसी ना रह जाए। मतलब जो हमारी पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, उससे भी आगे यानी और सारी चीज़ों का इसमें समावेशन होना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब आप जो कक्षा कक्ष है उसको गतिविधियों से, मतलब उसमें क्रियाकलाप करवाया जाए, गतिविधियां करवाई जाएं, इस तरह की चीज़ों को उसमें इंक्लूड कराया जाए, जिससे क्या हो सके कि बच्चे का जो ज्ञान है वो अस्थायी रूप से बन सके। ठीक है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। जैसे समझो राष्ट्रीय मूल्य, जैसे आपका 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, 2 अक्टूबर होता है, या जो भी हमारे राष्ट्रीयता से संबंधित चीज़ें हैं, इनके प्रति बच्चा जो है वो आस्थावान तैयार हो। इस तरह से आपको कल्चर वहाँ पे प्रोवाइड कराना है। मतलब जब भी आपका प्रोग्राम हो 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, तो काफ़ी अच्छे से उसको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है। अब इनको पाने के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया एनसीएफ के द्वारा कि उससे क्या क्या काम करने चाहिए, तो जिसमें पहला सुझाव दिया गया है शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का अधिक प्रयोग हो। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा, अब देखो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या होता है कि उसको जो चीज़ें पहले से पता हो उसमें नई चीज़ें जोड़ना। जैसे मान लो आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो कि हवा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, तो बच्चे के ज्ञान से कैसे जोड़ोगे। तो आप क्लास में गए तो आप बच्चे से प्रस्तावना प्रश्न जब पूछोगे तो उसमें मान लो आपने पहला प्रश्न पूछा बच्चे से, ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न पूछा बच्चे से कि बेटा जब आप गर्मी लगती है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपके घर में कौन सी चीज़ है जो आपको गर्मी नहीं लगने देती है, तो वो जवाब देगा पंखा है। ठीक है। अच्छा, पंखे से क्या निकलती है, हवा निकलती है, तो हवा में क्या क्या पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब आप ज्ञान से अज्ञान की ओर यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर आप बच्चे को ले जा रहे हो। इस तरह की चीज़ों को आपको अप्लाई करना होता है। अब इसी सूत्र में आप मूर्त से अमूर्त को देख लो। पंखा तो उसने देखा तो मूर्त है, लेकिन उस पंखे से जो हवा निकलती है वो अमूर्त है, और हवा में क्या पाया जाता है ये भी अमूर्त है। तो हम मूर्त से अमूर्त की ओर जब ले जाएंगे बच्चे को तो उसको ज्ञान को कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जैसे मान लो आपने बल की परिभाषा लिखवा दी, तो ये एक सूचना है दोस्तों, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसीलिए ज्ञान को आपको बाहरी जीवन से जोड़ना है। जब उसके सामने दिखेगा तब हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो इस तरह से सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। जो भी बड़े बड़े पाठ्यक्रम होते हैं या मोटी मोटी किताबें होती हैं वो असफलता का प्रतीक हैं। बिकॉज पिछले वीडियोज़ में दोस्तों हमने पढ़ा था कि एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उस समिति का उद्देश्य ही यही था कि शिक्षा बिना बोझ के, मतलब किताबें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मान लो बच्चा बस्ता लेके जाए, बस्ता लेके आए, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। उसमें ये समिति में समझाया गया था। ठीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वरन वातावरण देकर समझाना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मान लो आप कह रहे हो बच्चे से कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, टीचर आए तो उसे गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, टीचर क्लास में जाए तो गुड मॉर्निंग बोलो, टीचर बाहर आए तो थैंक यू सर बोलो। ये चीज़ें मूल उपदेश देना होता है। आप ही जब क्लास में जाओ, आप एज ए टीचर अगर हो तो जैसे ही आप बच्चे से मिल रहे हो आप खुद उसे गुड मॉर्निंग बोलो। 4 दिन बाद उसे खुद पता चल जाएगा कि सर बोल रहे हैं, हमें भी बोलना चाहिए। आप पता चले आप उसको सिखा रहे हो कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और आप अपने घर में ही लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चा नहीं सीख सकता है। तो आप, एनसीएफ ने कहा उपदेश न दीजिए, आप बच्चे को क्या दीजिए, वातावरण दीजिए। ठीक है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। देखो, बदलाव जरूरी होता है तभी हम उसे अच्छा विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी मतलब क्या होता है, सीखने वाला। अगर सीखने वाला सही चीज़ें सीख रहा है तो उसके अंदर बदलाव आना जरूरी है और वो आपसे तर्क भी करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको बैक हट जाना है, या बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे टीचर हम लोगों को डांट दिया करते थे इस तरह से, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे की छोटी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा रखना गलत है। जैसे
बहुत सारे अभिभावक होते हैं तो वो कहते हैं कि इनका बच्चा 99% पा रहा है, इनका बच्चा 91% पा रहा है। तो इस तरह की जो आकांक्षा रखते हैं अभिभावक, वो छोटे बच्चों से छोटी उम्र में उनसे रखने के लिए निर्देश दिया जाए कि आप ऐसी आकांक्षा मत रखो, जितना वो कर रहा है उसको करने दो, सारा फोकस सीखने पे करो, नंबर लाने पे ना करो। ठीक है, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा आप वर्कलोड मत दे दो बच्चे को कि घर पे जाके वो पता चले टेंशन के मारे सिर्फ परेशान है। ज़्यादा काम ना दो, जितना हो सके थोड़ा बहुत काम दो, फिर उसके बाद घर पे थोड़ा बहुत काम दो, थोड़ा स्कूल में काम दो। मतलब तनाव मुक्त होना चाहिए उसका वातावरण। वो घर पे जा रहा है तो टेंशन ना पड़ी रहे होमवर्क की, समझ रहे हो। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। मतलब आपकी कक्षा शांत नहीं होनी चाहिए, मैं सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। अब कहोगे सर कक्षा शांत नहीं होनी चाहिए, हल्ला होना चाहिए, नहीं, जीवंत कक्षा होनी चाहिए। मतलब बच्चा आपसे सवाल पूछे, आप बच्चे का जवाब दो, आप बच्चे से सवाल पूछो, बच्चा आपका जवाब दे। इस तरह की हलचल की कक्षा होनी चाहिए। और ये सीटेट का क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हलचल युक्त कक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हलचल होनी चाहिए। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं उन बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। ठीक है, मतलब मान लो जैसे कोई विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई तो उसमें बच्चे के अभिभावक को बुलाओगे तो बच्चा जो बनाया है वो उसके अभिभावक उसे देखेंगे, और भी अभिभावक अन्य बच्चों के चीज़ों को भी देखेंगे। तो इस तरह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। तो समुदाय मतलब होता है जैसे ग्राम शिक्षा समिति और भी समितियां जो गठित होती हैं, इनको मानवीय संसाधन के रूप में, मतलब कि लोग आएँ, बच्चे की हेल्प करें। अगर कोई बच्चा इंक्रीज कर रहा है तो उसे मान लो कोई विज्ञान की प्रदर्शनी लगी है, उसमें किसी नेता को या किसी को बुला लिए, तो जो बच्चा इंक्रीज करेगा वो उसको हेल्प करते हैं, चाहे आर्थिक करें चाहे जिस तरह से करें। चूँकि प्राइमरी स्कूल गरीबों का स्कूल होता है, गरीब बच्चे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसे ध्यान में रख के ये मानवीय संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। याद रखना, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था खेल से किस चीज़ का विकास करते हैं हम, सीटेट का क्वेश्चन है। उसमें कहा गया था प्रतियोगिता का विकास करते हैं। खेल किससे संबंध रखता है, तो याद रखना सिर्फ सामाजिकता से संबंध रखता है और सामूहिकता से संबंध रखता है। खेल एक सामाजिकता से संबंध रखता है, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने से संबंध रखता है। खेल के द्वारा हम बच्चे को कभी प्रतियोगितात्मक चीज़ों को नहीं सिखाएंगे, हमेशा हम उसके अंदर सामाजिकता की भावना को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की सहायता करने की भावना को बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन सीटेट का है दोस्तों, आप जाके कभी भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने की भावना को प्रश्रय न दे। मैंने आपको बताया कभी भी आप उनमें कंपटीशन मत करवाओ, ये नहीं होना चाहिए खेल से। बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि बच्चे अगर किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो मातृभाषा का है दोस्तों। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। मतलब अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको भी मातृभाषा ही बोलनी है उस बच्चे के सामने, बिकॉज वो अच्छे से कनेक्ट करा पाएगा अपने कंटेंट को या सिलेबस को उस मातृभाषा में। उसके बाद हम देखते हैं पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। मतलब बच्चे खुद पढ़ें, चाहे जो पढ़ें, मतलब प्रेशर ना करो। आप पुस्तकालय में भी जा रहा है तो नहीं तुम यही पढ़ोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको चुनने का अवसर दो, बस वो पढ़े, उससे कुछ नॉलेज होगी। देखो बड़ी सिंपल सी भाषा में समझा दूंगा, 1 से 5 तक के बच्चे को आपको इंसान बनाना होता है। क्लियर। वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका देती हैं। ठीक है, मतलब आपके ऐसी पाठ्य पुस्तकें जरूरी होनी चाहिए आपके सिलेबस में जो क्या करें कि उसको वर्क करने का काम दें। ठीक है, कल्पना एवं मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान कराएं, जैसे सोचने के लिए और उनके बारे में उस सोची हुई चीज़ को लिखने का अधिक से अधिक प्रयत्न कराएं। बिकॉज उससे माइंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, माइंड का जो एरिया होता है वो बढ़ता है, और जब आप रटाओगे तो माइंड का एरिया संकुचित हो जाता है। ठीक है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा हर बार कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है तो आप हर बार उसको चढ़ाए जा रहे हो, कुछ दिन बाद उसको घमंड हो जाएगा उस चीज़ का। और पुरस्कार भी हमेशा नहीं देना है, और सज़ा भी अब हर बच्चे को आप ताना ही मारे जा रहे हो। कोई बच्चा है जो थोड़ा ख़राब कर रहा है उसको आप ताना ही मारे, ऐसा नहीं है, सीमित उपयोग आपको करना है। ठीक है,
उसके बाद दिया गया है बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। तो जो बच्चे का अनुभव है, जैसे मैं आपको बताया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो उसको ध्यान में रख के शिक्षा प्रदान की जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें। मतलब मनोरंजन से ज़्यादा अच्छा है कि उनकी सुंदरता किस तरह से प्रस्तुत हो रही है, जो कार्यक्रम है उसमें सुंदरता क्या है, किस तरह की चीज़ों को बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे मतलब होना चाहिए, ना कि मनोरंजन से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद दिया गया है शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है और विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है उसको कंटिन्यू बनाया जाए। जैसे टीचर्स को हर 2-1 महीने के बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, और जो बच्चे का मूल्यांकन है, मूल्यांकन के बारे में बहुत ब्रॉड लेवल पे 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे। मूल्यांकन एक छोटी चीज़ नहीं होती, कापी जांच के निकाल देना नहीं। उस बच्चे के हर पहलू का, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, हर चीज़ का हम जब उसका ऑब्जर्व करते हैं, आकलन करते हैं, तो उसे हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। जैसा हमने आपको समझाया कि शिक्षक संदर्शिका एक चीज़ आती है जो हर 2-1 महीने में डाइट के थ्रू प्राइमरी स्कूल पे आती है, तो उसमें हर टॉपिक को नए नए तरीके से पढ़ाने के लिए लिखा गया होता है, लेकिन कोई टीचर ध्यान ही नहीं दिया होता है। आप लोग भी जब ड्यूटी करने जाते होगे सेमेस्टर के थ्रू, जब इंटर्नशिप आपकी लगती होगी, उस समय जाके देखना स्कूलों में शिक्षक संदर्शिका एक पुस्तिका आती है, उसमें लिखा होता है किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना होता है। तो ये सब चीज़ें लोग तब कनेक्ट करा पाते हैं दोस्तों, जब उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हमें एक्चुअली में टीचर की तरफ बिहेव करना है। ठीक है। अब ये थे हमारे 20 सुझाव। उसके बाद लिखा गया राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अध्याय 3 में स्कूली पाठचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्रों, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाव दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता दूं। अब इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऊपर आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कितने सुझाव हैं, कितने उद्देश्य थे, कितने सिद्धांत थे, कितने अध्याय हैं। तो 5 ही अध्याय हैं, 5 ही सिद्धांत है और 20 सुझाव हैं। यही NCF है 2005 आपका। ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे सीटेट के लिए एजुकेशन वाले चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।